आज का मुद्दा है किसानों की कर्ज माफ़ी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप शर्मा जी आज इस मुहिम में जुड़ेंगे, इस मुद्दे बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। इन्हीं से जानते हैं कि किसानों की कर्ज माफ़ी। सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि किसानों की कर्ज माफ़ी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कर्ज माफ़ी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सरकारों ने जो है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कहा जा सकता, इसे ये कहा जा सकता है भी एक लालची बना दिया है। हर किसान ये सोचता है भी मैं पहले कैसे लूँ, उसके बाद मेरी सरकार कोई भी आए वो माफ़ कर जाए। तो कहीं ना कहीं उन तमाम किसानों को जो कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्टर नहीं थे, जो ईमानदार थे, जो अपनी समय पर किस्तें भर रहे थे, और कुछ समय में ये देखा गया है कि उन किसानों ने भी किस्तें भरनी बंद कर दी। और हुआ ये भी जो एनपीए लोन है उनकी तादाद बढ़ी है और लोग ये सोचते हैं भी कर्ज माफ़ी हो जाएगी। पहले तो सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहिए भी एनपीए और नॉन एनपीए इनमें जिस प्रकार से उन्होंने काफ़ी डिफ़ॉल्टर किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, एक लाइन जोड़ दी। अब क्या है, जो ईमानदार किसान थे, जो नॉन एनपीए थे, वो भी डिफ़ॉल्टर बनने के लिए उत्साहित हो चुके हैं उस शब्द से, सिर्फ एक डिफ़ॉल्टर शब्द से। ये ज़रूरी नहीं थी, ये सिर्फ एक चुनावी वादे होते हैं और एक जुमला होता है। एक किसान जो किसान जो है वोटर्स हैं उनको लुभाने का एक प्रयास किया जाता है। मेरे हिसाब से कर्ज माफ़ी किसी भी चीज़ की हल नहीं। अगर अपने मान ले भी एक बार उन किसानों की कर्ज माफ़ी कर दी, क्या गारंटी है वो दोबारा कर्ज लेंगे और दोबारा नहीं भरेंगे? तो जाहिर सी बात है अब फिर नया स्कीम ले आते हैं, डिफ़ॉल्टर जो किसान थे उनको फिर से लोन देंगे। जाहिर सी बात है ये चुनावी स्टंट रह गया है और ऐसी सरकारों को नहीं करना चाहिए। उन्हें देखकर बाकी सरकारों को भी किसानों की तरफ दौड़ना पड़ता है, उनकी कर्ज माफ़ी की तरफ दौड़ना पड़ता है और उसका रिज़ल्ट ये रहता है भी बैंक जो है लगातार वित्तीय घाटा जो है उनका बढ़ता जाता है और जो है सरकार का जो वित्तीय घाटा है वो भी बढ़ता है इस चीज़ से, क्योंकि वो बेफिजूल में कर्ज माफ़ी पर पैसा खर्च करते हैं। एक बात और देखी जाती है कि जब किसान कर्ज लेता है बैंक से, जैसे फसली ऋण के लिए कहें, चाहे हम कृषि यंत्र खरीदने के लिए कहें, चाहे हम कृषि को बढ़ावा देने के लिए, अपने किसान खुशहाल होने के लिए कर्ज लेता है। लेकिन प्राय ये देखा गया है कि जो किसान बैंकों से कर्ज लेते हैं वे उस राशि को अपने कृषि यंत्रों और जो उस एक्चुअल में जो उस उद्देश्य से कर्ज लिया गया तो वहाँ नहीं खर्च करते। कोई मकान बना लेता है, कोई अन्य सुख साधनों की तरफ जाता है। इस पर क्या कहेंगे, किसानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? वाकई आपका सवाल काफ़ी कड़वा है और इसका जवाब भी मेरे हिसाब से लोगों को कड़वा लगेगा, किसानों को कड़वा लगेगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से अभी चलन बढ़ा है, जैसे अपने बागड़ी में कहता देखो देखी, जो एक चलन बढ़ा है भी मेरे साथ वाला है वो कार पे घूमता है, मैं साइकिल पे घूम रहा हूँ। मतलब पहले कहा करते थे सड़ मत रीस कर, इसका सही अर्थ ये था भी आप किसी को देखकर अपने आप को परेशान ना करें, बल्कि उस जैसा बनाने का प्रयास करें। उस जैसा बनाने का प्रयास का मतलब तात्पर्य ये कतई नहीं है भी आप लोन लें, लोगों से कर्ज लें, बैंकों से कर्ज लें और उसके बाद उस जैसी गाड़ी लेकर आएँ, उस जैसा महल खड़ा करें, उस जैसा घर खड़ा करें। असल में जो कर्ज दिया जाता है किसानों को, वो कर्ज दिया जाता है बीज के लिए, वो कर्ज दिया जाता है फसल को सही तरीके से आप फसल बिजान कर सकें, बिजान में खाद बीज कोई चीज़ें आपको ख़रीदने में दिक्कत ना आए, फसल में कीटनाशक खरीदने में आपको कोई दिक्कत ना आए, उसका पैसा दिया जाता है। उसके अलावा फसल से जुड़े हुए कोई भी कामकाज आपको करना है वो उसके लिए पैसा दिया जाता है, ताकि किसान जो है वो जो प्राइवेट लोन की तरफ कम जाए या फिर सूदखोरों से ब्याज जो जिस प्रकार से किसानों से मोटा ब्याज वसूला जाता है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। सरकारें इस चीज़ का प्रयास करती है, बैंकें इस चीज़ का प्रयास करती है, लेकिन लोग चले दूसरी तरफ गए हैं। वो क्या है, अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ना कि वो पैसा खेत पे खर्च करते हैं। डिग्गियों पे अनुदान दिया जाता है, अब आपको नज़र आएगा कोई भी डिग्गी पे अनुदान नहीं ले रहा, और जिसने फाइलें लगाई है ठीक है, उनको फाइलें बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रही है। लेकिन बात यह है, अगर खेत में डिग्गी बनती है, एक बेहतर तरीके से डिग्गी का अगर उपयोग किया जाता है तो जो अब मान लो भी सिंचाई व्यवस्था में दिक्कत आई, दिक्कत क्या आई भी, मान लो भी नहर बंदी थी और थी, आपकी फसल नष्ट नहीं हो, उसके लिए एक डिग्गी का निर्माण किया जाता है, ताकि उस समय में फुहारा पद्धति से या बूंद बूंद पद्धति से जो कहीं ना कहीं उस जो किसान है वो अपनी फसल को बचाने के लिए उसमें पानी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, घरों पे पैसा खर्च करते हैं, वाहनों पे पैसा खर्च करते हैं और उसकी वजह से जो है किसान जो है पीछे चलता
चला जा रहा है। आपने सूद की बात करी, वैसे जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, उन्होंने जो बढ़ियों से सूद लगता था, ब्याज ज़्यादा लगता था, किसानों को वहाँ पर परेशानी होती थी। दरअसल एक्चुअल में तो ये जो बैंकों से कर्ज देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, सरकारों ने किसानों के हित में करने के लिए किया था। लेकिन अब जो है, जैसे उच्च घराने के कर्ज माफ़ कर दिए गए, तो किसानों के मन में है हमारे जो कर्ज क्यों नहीं माफ़ किए, चाहे अब सरकार कोई भी हो, उच्च घरानों के कर्ज माफ़ किए गए। इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैंने आपको एक बात कही, किसान जो है वो किसान ये पहली बार एकता देखी गई दिल्ली के बॉर्डरों पे, पहली बार किसानों की एकता देखी गई। हालांकि बहुत सारे किसान संगठन हुए, बहुत सारे प्रदर्शन हुए, हमेशा होता है किसान अपनी पानी की लड़ाई लड़ता है। हमने देखा है भी अपनी ज़ोर से, उन्होंने अपनी ज़ोर से जो है पानी की लड़ाई जीती है, पानी लेकर गए हैं अपने नहरों में। बहुत सारे नहरों में पानी कह दिया था भी हमारे पानी है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने संघर्ष किया। लेकिन एक बड़ा संघर्ष दिल्ली में देखा गया, दिल्ली के चारों तरफ देखा गया। एक अच्छा मौका है, एक अच्छा मौका मिला किसानों को एकत्रित होने का, एक अच्छा मौका मिला किसानों को एकता दिखाने का, और आज वो एकता जो है वो कहीं ना कहीं लंबी चलेगी। आपने जैसा सवाल किया भी उन बड़े घरानों का ये मैं तुलना करना चाहूँगा। किसान एकत्रित नहीं था, किसान इकट्ठा नहीं था, और किसान कहीं ना कहीं बटा हुआ था। लेकिन जो बड़े घराने थे, जैसे मान लो भी टाटा है या कोई और कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, इसे अन्यथा ना ले। कोई भी कंपनी है, उसके एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरे देश में कंपनी फैली होती है, वो देश में वो जब अगर किसी का कर्ज माफ़ करते हैं तो उनके तमाम एम्प्लॉयर, लाखों जो एम्प्लॉयर है जो देश भर में काम कर रहे हैं, उनके परिवार प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है भी हमारी कंपनी वापस ज़िंदा हो गई है, या उन्हें जीवनदायिनी दी गई है, या उनका कर्ज माफ़ किया गया है, तो कहीं ना कहीं इतने लाखों लोग जो परिवार जुड़े होते हैं वो उस सरकार के प्रति आकर्षित होते हैं, उस सरकार के वोटर बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कंपनी का हेड कहेगा कि आपने ये करना, तो जाहिर सी बात है वैसे ही होता है। तो लेकिन किसान संगठित नहीं था, इसलिए किसानों की मांगें कम मानी जाती थी और बड़े कंपनियों की मांगें मानी जाती थी। और बड़ी कंपनियों का एक बड़ा सरकार के साथ सिस्टम रहता है, क्योंकि बिज़नेस कौन देता है? बिज़नेस बड़ी कंपनियां देती है, कॉरपोरेट घराने देते हैं, उनके साथ सरकार का कहीं ना कहीं टाइप होता है। वो सरकार से बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, उससे सरकार का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, और उससे जो है सरकार चलती है। तो उसका भी बड़ा असर होता है एक कॉरपोरेट घरानों से। जब भी चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, पार्टी कोई भी हो, वो उस टाइम जो है किसानों को अपनी तरफ करने के लिए एक तरह से प्रलोभन देती है कि आने वाले समय में आपका संपूर्ण कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। फिर वो वादा पूरा नहीं होता है, फिर किसान जो है उसका विरोध करते हैं, विरोधी पार्टियां उसको टारगेट करती हैं उस सरकार को। तो इसके बारे में क्या कहेंगे भी, अगर आपने कर्ज माफ़ी करनी ही नहीं है तो फिर आप वादा क्यों करते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, सबसे पहले बड़ी बात मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव न्यूज़ ने लगातार जो है कर्ज माफ़ी को लेकर 200 से ज़्यादा कड़ियाँ चलाई थी। किसानों के खेतों तक हम पहुंचे थे, आपका बड़ा सहयोग रहा था, हम सारे साथ रहे थे। तो हमने किसानों की पीड़ाएं दिखाने के प्रयास किया था। वास्तव में कुछ किसान पीड़ित थे, वास्तव में काफ़ी जगह ऐसा देखा गया कि 2-2, 3-3 सालों से बरसात नहीं हुई, सिंचाई उनके पास वैसी व्यवस्था नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं कर्ज में डूब चुके थे। क्योंकि फसलें नहीं हुई तो जाहिर सी बात है ब्याज भरना या बैंक का मूल वापस करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उन किसानों को कर्ज माफ़ी की, कहीं ना कहीं कर्ज माफ़ी को अगर इसको नाम, अगर कर्ज माफ़ी की जगह अगर उसका नाम ये दिया जाता भी पीड़ित किसान, या फिर जो डिफ़ॉल्टर किसान है, उनको कहीं ना कहीं ये दिया जाता भी संबल जो है, उनको संबल प्रदान किया जाएगा ताकि वो वापस खड़े हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ हो क्या रहा है, कर्ज माफ़ी का नाम दिया गया। कर्ज माफ़ी से कितने नाम है, कर्ज माफ़ी, कर्ज माफ़ी से तमाम किसान प्रभावित होते हैं। वो तमाम किसान जिन्होंने कर्ज ले रखा है, चाहे वो बड़ा किसान है चाहे वो छोटा किसान है, कर्ज माफ़ी के नाम से लालच हर किसी के मन में बैठा। और वही लालच है जो अभी पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस को लगा, कांग्रेस कर्ज माफ़ी के नाम पर आई, 10 दिनों में कर्ज माफ़ी करने वाली थी। सबको ऐसा लगा, किसानों ने वोट दिया, सबको ऐसा लगा भी किसान कर्ज माफ़ी के नाम पर अगर कांग्रेस आ सकती है तो बीजेपी भी यही सोच रही होगी भी हम भी आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक वादा अगर सरकार ला सकता है तो तमाम सरकारें उसकी तरफ आकर्षित होती है, तमाम
अभी बीजेपी विरोध कर रही है, सदन में भी हो सकता है अभी विरोध करेगी भी, आपने कर्ज माफ़ी पर क्यों नहीं बोला, आपने कर्ज माफ़ी का क्या किया। ये बीच में आपको रोक रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि राजस्थान की कर्ज माफ़ी पर बीजेपी भी बोलेगी, लेकिन अशोक गहलोत ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसके लिए आप इसमें अंशदान देंगे, कुछ अंशदान हम देंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा बीजेपी के पाले में गेंद डाली है और ये दिखाने का प्रयास किया है कि राजस्थान के अंदर अगर केंद्र सरकार सहयोग करे तो ही कर्ज माफ़ी हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं एक बड़ी बात कहूँगा, शायद किसी के चुभेगी। जब पता था कॉरपोरेटिव यानी जो सहकारी बैंकों के अलावा राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, केंद्रीय बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और जो प्राइवेट बैंक है वो कहीं ना कहीं अपने कह सकते हैं जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव में ज़्यादा गलत बोल गया, कॉमर्शियल बैंक है, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो पहले ही राज्य सरकार के हाथ में नहीं थे। तो ये जिसने वादा किया, चाहे वो राहुल गांधी ने वादा किया, चाहे अशोक गहलोत ने वादा किया, उस समय इस लाइन को मेंशन करना था भी हम सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा संपूर्ण कर्ज माफ़ी और संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। तो क्या उस समय उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी? क्या उस समय पूछा था भाई हम एक वादा करने जा रहे हैं, क्या आप हमारा सहयोग करेंगे? ये एक चुनावी स्टंट है। जब कर्ज माफ़ी नहीं की जा सकती तो उसको बार बार कहा नहीं जाना चाहिए। इन्होंने कर्ज माफ़ी के नाम से वोट बैंक को प्रभावित करने का प्रयास किया और वो प्रभावित हुए और कर्ज माफ़ी को उन्होंने भुनाया भी और सरकार भी बनाई। तो जाहिर सी बात, अब तो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, ये थोड़ी कड़वी ज़रूर है। चिट्ठी पहले भी लिखी जा सकती थी, पहले भी सरकार से पूछा जा सकता था भी क्या सरकार आए। जिस समय बयान दिया गया, क्या उस समय ये नहीं पता था इनको भी हमारे हाथ में कॉमर्शियल बैंक नहीं होंगे, अगर सेंटर में हमारी सरकार नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है अब ये चुनावी स्टंट है जो चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। ये कर्ज माफ़ी का जो शुरुआती वादा था वो ही झूठा था। एक चीज़ और पूछूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है और जब 5 साल बाद फिर चुनाव होते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग जो है फिर पार्टियों को आमंत्रित करता है चुनाव के लिए। तो आपको ये लग नहीं रहा कि भारत निर्वाचन आयोग को इसके प्रति भी स्टैंड लेने के लिए आगे आना चाहिए? जैसे अब की बार कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी, पर उन्होंने वादा किया और पूरा नहीं किया, फिर वादों का वो लंबा चौड़ी लिस्ट लेके आते और पूरे नहीं करते और लोगों को एक तरह से गुमराह करके वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर क्या होना चाहिए? आपके विचार से क्या होना चाहिए इस पर? देखो, चुनाव आयोग हमेशा ही कहता है भी हम पारदर्शिता या चुनाव को बहुत ही पारदर्शिता से करवाने का प्रयास एक दावा करती है चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग उन वादों पे कभी नहीं जाती क्योंकि चुनाव आयोग की लचीलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। कोई भी बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, देश की किसी भी, चाहे सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, हमेशा लचीलेपन का फ़ायदा उठाती है। आप घोषणा पत्र दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का घोषणा पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं, उस घोषणा पत्र के बारे में लोगों को बता सकते हैं। ये छूट है क्योंकि आपको घोषणा पत्र देना है। तो जाहिर सी बात है उस लचीलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, वो वादा करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वो अगर कल को नहीं कर पाते या झूठे साबित होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर सकता। एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे हर एक व्यक्ति चाहता है कि करों के अंदर ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाए, दूसरी तरफ जैसे किसान कर्ज माफ़ी की करें, चाहे छूट की बात करें, मुफ्त बिजली की बात करें, पानी की बात करें, तो फिर सरकारें चलेंगी कैसे? एक तरफ अपने कहते हैं कि कर नहीं ला देना चाहिए, दूसरी तरफ अपने छूट का जो है प्रावधान मांग रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे कि आम जनता को, जैसे अमीर है वो भी सोचता है मेरे को भी छूट मिल जाए, क्या कहेंगे इस पर? देखो, आपने कहा टैक्स की बात कही, टैक्स ज़रूरी है, हर चीज़ का टैक्स के बिना सरकार नहीं चलती और हमारे एक एक टैक्स से सरकारें चलती है, योजनाएं चलती हैं, कर्मचारी चलते हैं, अधिकारी चलते हैं। लेकिन सिस्टम ये हुआ भी टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स लायबल होना चाहिए, मतलब एक बहुत ही व्यवहारिक टैक्स होना चाहिए। व्यवहारिक टैक्स इसलिए कहेंगे कि बहुत ज़्यादा भी टैक्स नहीं होना चाहिए ताकि जनता को बहुत बड़ा नुकसान करना पड़े। जैसे अगर हम एक बात करें, पंखा लेना है हमें, 1000 रुपये का पंखा कोई गरीब लाने गया तो 18% जो है उसको GST देनी पड़ी, यानी 200 रुपये। अब आप एक चीज़ को सोच के देखो,
1000 रुपये के पीछे एक गरीब आदमी को 200 रुपये देने पड़ते हैं। अब अगर उसने लाख का ख़रीदना है तो कितने देने पड़ेंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर छोटी छोटी वस्तुओं पर, अगर 1000 रुपये की वस्तुओं पर भी अगर आपने 200 300 टैक्स दिया तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। और इतना भी टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स ठीक है, व्यवहारिक होना चाहिए, एक सिस्टम में टैक्स होना चाहिए। अब तो जीएसटी लागू हो चुकी है। जीएसटी में ये हो चुका है भी जितना स्टेट का टैक्स होगा उतना ही सेंटर का टैक्स होगा। लेकिन बात ये पहले वेट लगता था, अब जीएसटी लगती है, तो बात वही है, लेकिन फ़र्क इतना है, पहले राज्य सरकारें अपनी मनमानी तरीके से वेट को बढ़ा घटा सकती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार जो है जो टैक्स निर्धारित कर दिया वही राज्य को लेना पड़ेगा, वही केंद्र को बराबर का हिस्सा मिलता है। एक अंतिम सवाल और पूछूंगा। राजस्थान के अंदर किसानों की कर्ज माफ़ी अब 1 साल और पड़ा है, फिर बजट पेश होगा। हालांकि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनका कर्जा अशोक गहलोत सरकार जो है पीएम मोदी से पैसा मांग कर करना चाहती। आपको लगता है कि चुनावी वर्ष अब शुरू हो ही गया एक तरह से, और 1 साल में बजट एक पेश होगा, उसमें अशोक गहलोत ऐसी कोई घोषणा कर सकते हैं या इस कर्ज माफ़ी को कर भी सकते हैं या ऐसे ही चलेगा? जी देखो, मैंने कार्यक्रम में कहा था भी आखिरी बजट है, उसका कुछ लोगों ने कहा था भी आखिरी बजट नहीं है, अभी 1 साल एक बजट और आएगा। मैं आपको आखिरी बजट इसलिए कहा था भी ये एकमात्र ऐसा बजट है जिसमें इनके पास करीबन 1.25-2 साल के लगभग पड़े हैं। ये इस बजट को अगर दिल से चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको लागू कर सकते हैं, इसको रनिंग में ला सकते हैं। लेकिन जो अगला बजट होगा उसको आप कतई रनिंग में नहीं ला सकते, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल ज़ीरो रहता है। उस समय विपक्ष आप पर हावी रहता है। विपक्ष आपकी छोटी छोटी सुई को भी मुसल बनाने का प्रयास करता है, सुई को भी बहुत बड़ा बनाने का प्रयास करता है। उस समय धरनों का दौर होता है, उस समय प्रदर्शन का दौर होता है, उस समय विपक्ष पक्ष को कोस रहा होता है, पक्ष विपक्ष को कोस रहा होता है, वो एक समय अलग होता है। मैंने आखिरी बजट इसलिए कहा क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको रेगुलर लागू करने के लिए एक बड़ा मौका है। और हाँ, अभी सूत्रों से ये भी सूचना मिल रही है भी अभी जिस प्रकार से 3 मार्च से जो सदन शुरू होगा जिस पे बड़ी बहस चलेगी, तो उस 3 मार्च तक अशोक गहलोत जो है मंथन कर रहे हैं। हो सकता है विपक्ष के सवालों का बहुत शानदार तरीके से वो जवाब दें, और किसान कर्ज माफ़ी पर भी वो शायद उनको जवाब देना पड़ेगा और वो देंगे। तो ये इन्होंने कहा कि मार्च के अंदर दोबारा फिर बहस के वक्त अशोक गहलोत सरकार राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ़ी करने की राह पर जा सकते हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या किसानों का कर्ज माफ़ होता है या नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सनाक अली के साथ गुरदेव सिंह सैनी की कलम न्यूज़ के लिए रिपोर्ट।